हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, एक बैंक और उसके कस्टमर के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, उनके रिटन रिकॉर्ड्स को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली बैंक्स और उसके कस्टमर के जो राइट्स होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उनको जो है क्लियरली डिफाइन किया जाता है, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो बैंक और उसके कस्टमर के बीच में। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि बोरोवर की टाइप क्या है, जैसे वो होम लोन लेने आया है या फिर बिजनेस लोन लेने आया है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। टाइप ऑफ चार्ज क्या है, यानी कि हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया है या फिर मोर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया है। या फिर टाइप ऑफ एडवांस क्या है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है या फिर टर्म लोन है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर ही डॉक्यूमेंटेशन जो है वो की जाती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के लिए एक सेफगार्ड का काम करते हैं, क्योंकि देखो, जब बैंक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस करके किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं ना, तो फ्यूचर में जाकर किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बैंक जो है वो बच पाते हैं। क्योंकि देखो, अगर एक बैंक ने प्रॉपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ किसी पर्सन को लोन दिया ना, तो अगर फ्यूचर में जाकर बॉर्रोवर डिफॉल्ट करता है, तो बैंक आसानी से उन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से उसके खिलाफ कोर्ट में जो है वो केस कर सकता है और कस्टमर से अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है डॉक्यूमेंट की। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट रेफर्स टू एनी रिटन मैटर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। देखो, अगर हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे बैंक ने एक बॉर्वर को लोन दिया है, बैंक इसको रिकॉर्ड करना चाहेगा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो रिटन रिकॉर्ड है, उसी को हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो कहेंगे। क्योंकि देखो, एक बैंक बोरोवर को लोन देने से पहले उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करवाएगा, ताकि वो इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है। तो ये जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कहलाएंगे। उसके बाद इंडियन स्टैम्प एक्ट में भी इसकी डॉक्यूमेंट की जो है प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो दी है। डॉक्यूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम किसी भी तरह के राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लिमिट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हम इन राइट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड भी जो है वो प्रॉपर तरीके से करके रख पाते हैं। अब हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट यहाँ पर आई थी। ये बहुत ही फेमस केस था, जो कि हुआ था चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी और सत्यवादी सूद के बीच में। और इसके अंदर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, उसके अंदर जब हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया, तो दो इंपॉर्टेंट बातें कहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यूज किया जाता है राइट्स और लाइबिलिटीज को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए। साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग राइट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ, तो डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है? एक रिटर्न रिकॉर्ड है किसी भी ट्रांजैक्शन का, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी एग्रीमेंट का, जहां पर दोनों ही पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लिखी होती हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में जाकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और अगर कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ केस जो है वो किया जा सके। अब यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हम डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं। पहला देखो, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट। तो बैंक और उसके कस्टमर के बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका हम रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रख पाते हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर जो कस्टमर है या फिर जो बैंक है वो अपनी बातों से मुकर ना जाए और उनके बीच में ज़्यादा डिस्प्यूट ना हो। ठीक है। जैसे एक जॉइंट बोरोवर है, हो सकता है कि वो आगे चलकर कहे कि मैं तो बोरोवर था ही नहीं, मैं तो सिर्फ गारंटर था। अब बैंक ने अगर इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो बैंक तो मुंह देखता ही रह जाएगा ना।
पर अगर बैंक ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की होगी तो उसने डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉपर बताया होगा कि कौन कौन जॉइंट बॉरोवर है और कौन कौन गारंटर है, जिससे आगे चलकर कोई भी जॉइंट बॉरोवर मुकर नहीं पाएगा अपनी ऑब्लिगेशन से। ठीक है, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी एक एविडेंस के तौर पे जो है वो काम करता है। अगर बॉरोवर है, उसने डिफॉल्ट कर दिया, लोन का पैसा रिपे नहीं कर रहा है वो, तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है बैंक और इन डॉक्यूमेंट्स को एज अ एविडेंस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद अगर बॉरोवर और गारंटर को आइडेंटिफाई करना, तब भी बैंक को डॉक्यूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही लिखा होता है कि कौन बॉरोवर है कौन गारंटर है। तो अगर किसी बैंक को बॉरोवर और गारंटर को आइडेंटिफाई करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्लियरली चार्ज क्रिएट करते हैं एसेट्स के ऊपर, कि किस एसेट के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट किया हुआ है। जैसे जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मोर्टगेज का चार्ज है वो क्रिएट किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये सारी चीजें क्लियरली रिकॉर्ड करते हैं, तो आगे चलकर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। हमें एसेट्स का भी पता होता है कि किस एसेट के ऊपर हमने चार्ज क्रिएट किया है, और चार्ज का भी पता होता है कि कौन सा हमने चार्ज जो है वो क्रिएट किया हुआ है। साथ के साथ नेक्स्ट हमारा चार्ज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देखो चार्ज की जो नेचर है उसको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि देखो हर एक चार्ज के अंदर जो बैंक के राइट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्लेज के अंदर बैंक के कुछ और राइट्स है, मोर्टगेज के अंदर बैंक के कुछ और राइट्स है, लीन के अंदर बैंक के कुछ और राइट्स है। तो नेचर ऑफ चार्ज क्या है इसको भी आइडेंटिफाई करने में डॉक्यूमेंट काफी हेल्प जो है वो करते हैं। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉजेस। तो कई बार क्या होता है कि फ्यूचर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ जो क्लॉजेस है वो पहले ही जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। तो ब्रॉडली हम डॉक्यूमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन से हैं। पहले है पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट। देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर कस्टमर पर्सनली जो है वो लाइबल होता है। जैसे एक एबीसी बैंक है और एक यहाँ पर ए पर्सन है। ए पर्सन ने एबीसी बैंक से एक लोन लिया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की गई है वो आपका पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट कहलाएगा, क्योंकि ए पर्सन पर्सनली यहाँ पर लोन को रिपे करने के लिए लाइबल है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिमांड प्रोमिसरी नोट, एग्रीमेंट ऑफ गारंटी, एक्नॉलेज ऑफ डेट एंड सिक्योरिटी आ जाता है। फिर एक चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट होता है। चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट की हेल्प से बैंक जो है वो एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करता है। जैसे कि जब कोई बॉरोवर किसी एसेट को बैंक के पास गिरवी रखता है तो बैंक उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करता है, प्लेज हो, हाइपोथिकेशन हो या फिर मोर्टगेज हो। तो वो चार्ज क्रिएट कैसे किया जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो चार्ज क्रिएशन के लिए भी हम डॉक्यूमेंट्स का यूज जो है वो करते हैं। चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एग्रीमेंट ऑफ हाइपोथिकेशन, एग्रीमेंट ऑफ प्लेज, डीड ऑफ मोर्टगेज। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट वर्सेस बॉन्ड वर्सेस डीड। कई बार आपने जब डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर एग्रीमेंट वर्ड सुना होगा, बॉन्ड वर्ड सुना होगा, डीड वर्ड सुना होगा। जैसे एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ए और बी दो पर्सन उन्होंने आपस में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये होता है एग्रीमेंट। और यहाँ पर कोई भी विटनेस की जरूरत नहीं होती है नॉर्मली, पर इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो जरूर लगाई जाती है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड देखो, वैसे तो बॉन्ड के बहुत सारे यहाँ पर मीनिंग है। बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 3 या 4 सालों के लिए बॉन्ड करके रख सकता है, एक एग्रीमेंट उसके साथ कर सकता है कि वो 3 या 4 सालों के लिए ऑफिस को छोड़ के नहीं जा सकता है। ठीक है, या फिर एक और बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक कंपनी जो है वो पब्लिक से लोन वगैरह जो है वो लेती है। तो जब बॉन्ड को इशू किया जाता है ना, तो वहां पर विटनेस की भी जरूरत पड़ती है और वो लीगली एनफोर्सिएबल भी होता है। वैसे तो लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट भी होता है। और यहाँ पर एड वॉल्यूम स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत पड़ती है। डीड क्या होता है? तो डीड बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी या फिर राइट को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे अगर मान के चलिए कोई फादर अपने सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो डीड के थ्रू जो है वो कर सकता है। और इसको प्रॉपर तरीके से साइन करना जरूरी होता है, सील करना जरूरी होता है, और इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जो है वो इंक्लूड की होती है। और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन किस तरह की है। अब रिक्वाइसाइड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे डॉक्यूमेंट, एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल जो है वो इंक्लूड की जानी चाहिए। सबसे पहले देखो, बॉर्वर और गारंटर की जो आइडेंटिटी है उसको इंक्लूड किया होना चाहिए, और ये जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए।
लोन का पर्पस क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया होना चाहिए। प्रॉपर स्टैंपिंग की होनी चाहिए उसकी। सिक्योरिटी की भी डिस्क्रिप्शन दी होनी चाहिए कि सिक्योरिटी किस तरह की, उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट किया गया है, रीपेमेंट की क्या टर्म एंड कंडीशन है, ईएमआई के थ्रू लोन पे किया जाएगा या फिर बुलेट पेमेंट के थ्रू, इंटरेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स इंटरेस्ट या फिर वेरिएबल इंटरेस्ट है। उसके बाद जो कंडीशंस है म्यूचुअली एग्रीड कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूशन डेट और प्लेस जो है वो मेंशन किया होना चाहिए कि इंडिया में डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है या फिर इंडिया से बाहर। और अगर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो रजिस्ट्रेशन भी करवानी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें कंपलसरी है और इनके बाद ही हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल बनता है। इन्फोर्सेबल का मतलब है कि आप उसे कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हो, कोर्ट में पेश कर सकते हो एज अ एविडेंस। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बॉर्वर टाइप क्या है, इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी। सिक्योरिटी टाइप क्या है, मूवेबल, इमूवेबल। चार्ज टाइप क्या है, हाइपोथिकेशन, मोर्टगेज। लोन टाइप क्या है, डिमांड, टर्म, ओवरड्राफ्ट। तो इनके बेस पे ही डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्म के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। बैंक नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड और लीगली वेटेड डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर यूज करता है। अब बात करते हैं स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो, डॉक्यूमेंट्स को वैलिड बनाने के लिए उसकी स्टैंपिंग करनी जरूरी होती है। स्टैंपिंग का मतलब इसके ऊपर प्रॉपर गवर्नमेंट स्टैंप जो है वो लगवाना, जो कि नोटरी पब्लिक जो है वो लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैंपिंग होती है ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि पहली स्टैंपिंग होती है जुडिशियल, जिसको कोर्ट के थ्रू ही लगवाया जा सकता है। एक होती है नॉन जुडिशियल, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केस में यूज किया था। जैसे कि अगर चार्ज को क्रिएट करना है तो नॉन जुडिशियल यूज किया जाएगा। पोस्टल, ये पोस्टल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर नॉन जुडिशियल टाइप्स, स्टैम्प टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अधेसिव, रेवेन्यू स्टैंप्स, उसके बाद स्पेशल अधेसिव, इम्प्रेस, एम्बोस स्टैंप्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स और ई स्टैंपिंग जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैंप्स है इसका यूज कब किया जाता है और इसको कैसे यहाँ पर कैंसिल जो है वो किया जाता है। तो अगर हम अधेसिव रेवेन्यू स्टैंप्स की बात करें तो इसको जो एग्जीक्वेंटेंट है, यानी कि जो बॉर्वर है या फिर जो कस्टमर है, ठीक है, जिसने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, वो इसे कैंसिल कर सकता है मेयर साइन करके। साइन करके उसे कैंसिल कर सकता है। स्पेशल अधेसिव स्टैंप्स को सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेजरी या फिर ऑथराइज ऑफिसर ही जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। और जो नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर होते हैं वहां पर तो कैंसिलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। और ई स्टैंपिंग के अंदर हम बेसिकली ऑनलाइन जो है वो स्टैंपिंग करवाते हैं, हमें फिजिकली स्टैंपिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए ये प्रेफर्ड मेथड माना जाता है। अब अगर हम बात करें टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर में स्टैंप करवाना ज़रूरी है। तो अगर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो जिस दिन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन का मतलब है जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, साइन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, तो ये जो अगर इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो एग्जीक्यूशन डेट के पहले या फिर एग्जीक्यूशन डेट के ऊपर जो है स्टैंपिंग करवाई जा सकती है। जैसे एग्जीक्यूशन डेट अगर 15 तारीख है तो 15 से पहले या फिर 15 तारीख को ही स्टैंपिंग करवाई जा सकती है। और अगर इंस्ट्रूमेंट को अब्रोड के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है तो जैसे ही पर्सन इंडिया के अंदर आ चुका है, इंडिया के आने के बाद विद इन 3 मंथ्स उसकी स्टैंपिंग करवानी जरूरी होती है। उसके बाद अगर बिल और प्रॉमिसरी नोट्स हैं अब्रोड के अंदर उन्हें एग्जीक्यूट किया गया है तो पेमेंट से पहले उसे स्टैंप या फिर कैंसिल दोनों जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी अक्रॉस इंडिया। तो देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसके ऊपर यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है पूरे इंडिया के अंदर, ताकि यूनिफॉर्मिटी जो है वो आ सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर स्टैंपिंग करवानी जरूरी है वो है प्रॉमिसरी नोट, यूसेंस बिल। प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है पेमेंट करने की। यूसेंस बिल के अंदर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करने के लिए ऑर्डर देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करती है अपने कस्टमर को, जहां पर बैंक कस्टमर के बिहाफ पर एक्सपोर्टर को गारंटी देती है पेमेंट की। उस ऐसे ही अब आपकी बिल ऑफ लेडिंग भी यूज की जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। जो भी रिसिप्ट हो रही हैं उसके ऊपर भी स्टैंपिंग करवानी जरूरी है। अगर शेयर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके ऊपर भी स्टैंपिंग करवानी जरूरी है। डिबेंचर, इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रॉक्सी, इन सभी पे स्टैंपिंग लगवानी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल मैटर्स। अगर मान के चले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ कवर की जा रही है, जैसे मान लो एक बोरोवर है उसने एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर वो डेट को भी एक्नॉलेज कर रहा है, साथ के साथ वो इंटरेस्ट को भी चेंज करवा रहा है, तो ये दो मैटर्स हो गए। तो इनके ऊपर अलग मतलब कि इनके ऊपर अलग अलग से स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगती है। तो यहाँ पर कंबाइंड स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगेगी, यानी कि दोनों ही मैटर्स के ऊपर
स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी, पर कंबाइंड ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी ऐड करके। उसके बाद मल्टी स्टेट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जैसे अगर मान के चलिए फर्स्टली जो डॉक्यूमेंट है उसको पंजाब के अंदर एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, उसके बाद उसे हरियाणा के अंदर फिर से जाकर जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ा। तो इस केस में देखो हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो अलग अलग लगती है। तो बाई चांस अगर फर्स्ट स्टेट में आपने 5,000 की स्टैम्प ड्यूटी पे की, ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेट के अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है 7,000 है, तो जो एक्स्ट्रा 2,000 है ये आपको और पे करना पड़ेगा, और टोटल आपको 7,000 स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन प्रॉपर स्टैंपिंग। तो इन प्रॉपर स्टैंपिंग के कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर क्या है अगर आप स्टैंपिंग प्रॉपरली नहीं करवाते। तो पहली चीज कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ एविडेंस, ना ही एनफोर्स कर सकते हो। अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स इंपाउंडेड यानी कि सीज कर लिए जाते हैं, पिनलाइज भी किए जाते हैं और एंडोर्स कर दिए जाते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा। अनस्टैम्प बिल्स और प्रॉमिसरी नोट जो है वो इनएडमिसिबल होते हैं, इनको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हो। हालांकि आप इनको वैलिडेट करवा सकते हो प्रॉपर पेनल्टीज वगैरह जो हो पे करके, ठीक है, और वो जो पेनल्टीज है वो ड्यूटी का 10 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समरी टेबल ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है तो दोबारा से नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कंक्लूड करें जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बैंक को प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के लीगल डिस्प्यूट से, क्लैरिटी को इंश्योर करती है और लीगल रिकोर्स को भी स्मूथ तरीके से फैसिलिटेट जो है वो करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद बात करेंगे रेमेडीज फॉर इम्प्रॉपरली स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स। अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को स्टैम्प तो करवाया पर इनप्रॉपरली करवाया तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं। सबसे पहली होती है एडजुडिकेशन। हम ना किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, स्टैम्प अथॉरिटी के पास जाएंगे, डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे और उसे बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए, और अगर कोई फॉर्मेलिटी रह गई है तो हम उसे कंप्लीट जो है वो कर देंगे। और ये काम बिफोर द एग्जीक्यूशन जो है वो करना ज़रूरी है। अगर बाई चांस एग्जीक्यूशन हो चुकी है तो एग्जीक्यूशन के बाद 1 महीने, मतलब कि 1 महीने मतलब 1 मंथ पोस्ट एग्जीक्यूशन जो है वो आपको करवाना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ, ठीक है। जो अथॉरिटीज है वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगी, ठीक है, और अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी आधी पे की है आधी पे नहीं की है, तो वो रिकवर किया जाएगा, डेफिशिट ड्यूटी को रिकवर किया जाएगा, एडजुडिकेशन फीस ही यहाँ पर जो है वो ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, ठीक है, ताकि आगे चलकर कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए। उसके बाद री वैलिडेशन बाय पेनल्टी। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड है एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, तो उसको रीवैलिडेट करवाया जा सकता है, पर एविडेंस आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि ये क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। तो और साथ के साथ आपको यहाँ पर डेफिशिट ड्यूटी भी जो है वो पे करने पड़ेंगे और पेनल्टीज वगैरह भी जो है वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिडेट होगा। उसके बाद है अनडिलीट स्टैम्प्ड बाय एक्सीडेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मान के चलिए गलती से गलत स्टैंप हो गया, मतलब कि जो पर्सन है उसने तो अच्छे तरीके से स्टैंप करवाया, जो अथॉरिटीज है, जो स्टैंप अथॉरिटीज हैं उन्होंने गलती से गलत स्टैंपिंग कर दी, तो इसको भी ठीक करवाया जा सकता है। तो देखो जैसे ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपको जैसे ही पता लगा कि ये दिक्कत आ गई है, मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको इनप्रॉपरली स्टैम्प जो है वो किया गया है, तो 1 ईयर के अंदर अंदर में, यानी कि जब डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद 1 ईयर के अंदर अंदर में आपको ये चीज जो है स्टैंप अथॉरिटीज को बतानी पड़ेगी, ताकि वो रेक्टिफिकेशन जो है वो कर सके, ठीक है। और अगर कोई चार्जेस वगैरह हैं तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो रेमेडीज की अगर हम बात करें तो आप एडजुडिकेशन करवा सकते हो। अगर इन प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को स्टैम्प करवाया है तो आपको रीवैलिडेशन करवा सकते हो, पर उसके लिए आपको डेफिशिट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर अनडली स्टैम्प बाय एक्सीडेंट है तो उस केस में आप नोटिफिकेशन दे सकते हो आपके जो अथॉरिटीज हैं, और उनसे ठीक जो है वो करवा सकते हो। अब बात करेंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपका जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसका जो सेक्शन 17 है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है, मतलब रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहला है आपका यहाँ पर गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी यहाँ पर गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है,
तो इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। अगर कोई नॉन टेस्टमेंटरी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट या फिर इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट यूज़ किया गया है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। अगर रिसिपिएंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी राइट जो है वो रिसीव हुए हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। लीज़ एग्रीमेंट है, अगर उनका जो टर्म है वो 1 साल से ज़्यादा गया है, तब भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। अगर कोर्ट का ऑर्डर है किसी राइट या इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि पब्लिक नोटिस जो है वो इंश्योर किया जा सके इररिवोकेबल डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। तो किसी डॉक्यूमेंट को हम कितने टाइम में रजिस्टर करवा सकते हैं? देखो, रेगुलर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जब डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है, तो एग्जीक्यूशन के बाद विद इन 4 मंथ आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। डिलेड रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हो तो आपको एडिशनल 4 मंथ मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप 4 महीने में डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया, 4 महीनों के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आपको और 4 महीनों का टाइम पीरियड मिलेगा। पर वहां पर आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा और फाइन जो है वो अप टू 10 टाइम हो सकता है रजिस्ट्रेशन फी का। उसके बाद अगर अब्रॉड के अंदर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो जैसे ही इंडिया के अंदर आप आए हो, इंडिया के अंदर आते ही 4 महीनों के अंदर अंदर में आपको डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। विल्स के केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, कोई मतलब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है पर टाइम रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं अगर नॉन रजिस्ट्रेशन होती है, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना था पर आपने उसे रजिस्टर नहीं करवाया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, आप जो आपके पास जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि मान के चले ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए ने अपने प्रॉपर्टी राइट बी को दे दिया पर इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो ए के प्रॉपर्टी राइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी के राइट अभी भी ए के पास है, बी के पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया है। साथ के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है उसके केस में ये एविडेंस के तौर पे भी यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि आप इससे कोर्ट में प्रेजेंट जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने पहले ही आपको समझाया था कि जब हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, साइनिंग वगैरह हो जाती है, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के अंदर हम बेसिकली पहले फुल तरीके से डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, अपनी कंसेंट देते हैं, ठीक है, और फिर जाकर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की अगर बात करें, तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाते हो, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पर आपने टर्म एंड कंडीशन जो है वो लिखी, ठीक है, तो ये आपकी ड्राफ्टिंग हुई। ड्राफ्टिंग के बाद की जाती है वेटिंग। वेटिंग के अंदर आप बेसिकली आपके जो लॉयर्स होते हैं या फिर जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उससे आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाते हो कि क्या सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की गई है कि नहीं की गई है, क्या हम इसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज अ एविडेंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले ही ठीक करवा लेते हैं। उसके बाद फिलिंग प्री प्रिंटेड फॉर्मेट। तो बैंक नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट्स के प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स यूज करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको दिखता होगा कि बैंक के अंदर आप जाते हो तो कोई भी फॉर्म हो तो वहां पर आपके पास पहले से ही फॉर्मेट होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं जिनके अंदर आपको अपना नेम, अकाउंट नंबर वगैरह जो है वो भरना होता है। तो ऐसे ही सेम बैंक डॉक्यूमेंट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स के केस में भी जो है वो करते हैं। सारी चीजें पहले से ही लिखी होती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, उसको आपको फिल करना होता है, साइनिंग वगैरह करनी होती है। फिर की जाती है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग मैंने समझा दिया। फिर की जाती है फाइनली एग्जीक्यूशन, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद ना एग्जीक्यूशन के बाद भी कुछ आपकी फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को बॉर्वर को देना या फिर डॉक्यूमेंट्स को अपने पास स्टोर करके रखना, ठीक है, तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद सेफ गार्डिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को हम सेफ गार्ड करके रखते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और फिजिकल फॉर्म में भी। अब क्वेश्चन उठता है कि हु कैन एग्जीक्यूट, कौन पर्सन जो है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि साइन कर सकता है। तो देखो, कोई भी कॉम्पिटेंट पार्टी या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको डिफरेंट एग्जीक्यूटेंट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि अगर माइनर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उसको नॉर्मली उस माइनर के जो लीगल गार्डियन होते हैं, जैसे कि मदर और फादर, नेचुरल गार्डियन सॉरी, वही यहाँ पर माइनर के बेनिफिट के लिए डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि माइनर को इतनी समझ है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के, अगर माइनर कोई अकाउंट ओपन करवा रहा है तो सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो साइनिंग वगैरह है, वो गार्डियन ही देखेंगे माइनर के। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल अगर मेजर है, मतलब 18 साल से उसकी एज ज्यादा है, साउंड माइंड है, बिल्कुल ठीक ठाक है, इंसॉल्वेंट नहीं है, तो वो करो एग्जीक्यूट कर सकता है। जॉइंट बॉर्वर के केस में जॉइंट बॉर्वर्स ही एग्जीक्यूट करेंगे, जॉइंट सिग्नेचर चाहिए होंगे और उसके अंदर
मेंशन किया होना चाहिए ज्वाइंटली और सेवरली। फिर यहाँ पर आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस एंटिटी होती है जिसको एक सिंगल पर्सन रन कर रहा होता है। तो उस केस में जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस को रन कर रहा होता है, वो इंडिविजुअली भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फॉर्म के लिए भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उस केस में जो करता होता है, जो मेन मेंबर होता है फैमिली का, हिंदू फैमिली का, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और बाकी के जो मेजर को पार्टनर्स है, यानी कि फैमिली बिजनेस के जो बाकी के पार्टनर्स हैं जो मेजर हो चुके हैं, वो एज अ गारंटर जो है वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में आइडली सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। पर अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर अपॉइंट किया हुआ है सारे पार्टनर्स के द्वारा, तो वो अकेला भी पूरे पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। लिमिटेड कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। साथ के साथ डॉक्यूमेंट को सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरीज ही जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और कॉमन सील भी कंपनी की जो है वो लगानी पड़ेगी, तभी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट माना जाएगा। इलिटरेट बॉरोवर के केस में जो इलिटरेट बॉरोवर, उसका लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो लिया जाएगा और उसे एक विटनेस के द्वारा सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कोई लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करता है, तो जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उसे फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए पहले से ही बताना होगा कि मैं लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर जो है वो करता हूँ, और इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको सीसीपी का सारा जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। वीडियोस की लेंथ काफ़ी कम है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिनसे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता लगता है कि सीसी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन एमबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हो। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर समरी ऑफ एग्जीक्यूशन मेथड्स। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। माइनर का डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे गार्डियन, माइनर के बेनिफिट के लिए। इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, इंडिविजुअल खुद डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ज्वाइंट बॉर्वर के केस में सारे के सारे बॉर्वर्स। सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो प्रोप्राइटर है, और एचओएफ के केस में जो करता है। कम पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ऑल पार्टनर्स, पर कई केसेस में मैनेजिंग पार्टनर भी कर सकता है। लिमिटेड कंपनी के केस में बोर्ड ऑथराइज सिग्नेटरीज की जरूरत पड़ेगी, कॉमन सील की भी जरूरत पड़ेगी, इलिटरेट पर्सन थंब इंप्रेशन की हेल्प से, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वो लेफ्ट हैंड के सिग्नेचर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ गारंटी। ये भी काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जीक्यूशन ऑफ गारंटी। गारंटी क्या होती है इसको थोड़ा समझिए। देखो, एबीसी बैंक है, एक ए पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन है, एबीसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। अब एबीसी बैंक इसको लोन नहीं दे रही है, कह रही है कि मुझे गारंटी चाहिए। तो ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला कि आप मेरे बिहाफ पर बैंक को गारंटी दे दीजिए। तो बी ने यहाँ पर एबीसी बैंक को गारंटी दी कि आप ए पर्सन को लोन दे दीजिए, अगर ये डिफॉल्ट कर देगा ना, लोन का पैसा वापस नहीं करेगा, तो मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जिससे बैंक को डबल सिक्योरिटी जो है मिल गई। तो बी पर्सन ने ये जो दी है इसी को हम गारंटी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो गारंटी है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्म की। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे मान के चलिए कि जो ए पर्सन है, जो ए पर्सन है उसका एक दोस्त है बी, जिसकी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसके अंदर बी और सी साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ए ने बी को बोला था कि गारंटी दे दीजिए। अब ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर गारंटी जो है वो देना चाह रही है। तो इस केस में ना, जो गारंटी है उसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन की जरूरत पड़ेगी, बी और सी की, दोनों की। ऐसा क्यों होता है, देखो, बी और सी की इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म की जितनी भी लायबिलिटीज है उनके लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर किसी दूसरे पर्सन की गारंटी के लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर बी पर्सन ने गारंटी दी है तो सिर्फ बी पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। इसलिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म गारंटी दे रही है तो बी और सी दोनों को ही गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी।
ठीक है, साइन करनी पड़ेगी। अगर लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी तभी गारंटी दे सकती है, लिमिटेड कंपनी तभी गारंटर बन सकती है अगर उसे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एम्पावर करेगी, यानी कि अथॉरिटी देगी कि वो गारंटी दे सकती है। गारंटी देने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि ये जो रेजोल्यूशन है वो गारंटिंग कंपनी और बेनिफिशियरी कंपनी दोनों के पास होना चाहिए। मतलब कि दोनों ही कंपनी रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे जिसके अंदर वो अप्रूव करेंगे कि गारंटिंग कंपनी गारंटी दे रही है, बेनिफिशियरी कंपनी जो है वो गारंटी ले रही है गारंटी कंपनी से, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर बोर्ड ऑथराइज इंडिविजुअल्स हैं उनको गारंटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 186 के साथ भी कंप्लाइज जो है वो करना पड़ेगा। पर ये जो सेक्शन 186 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इंश्योरेंस कंपनी, इसके लिए भी अलग से एक्ट है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके लिए भी मतलब अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है। एनबीएफसी के लिए भी अलग से है, ठीक है। तो इनके ऊपर यहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात करेंगे डिजिटल एजुकेशन ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स। तो जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम डिजिटली भी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिजिटली एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि सारा काम हम डिजिटली करेंगे, जो बॉर्वर है उसे फिजिकली ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दी थी वो सितंबर 2022 में दी थी। तो देखो जो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स है, चाहे कि आप सैंक्शन लेटर या फिर अकाउंट स्टेटमेंट है, उनको ऑटोमेटिकली डिलीवर करना है बॉर्बर को विया ईमेल और एसएमएस, ताकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ रह सकें। डिजिटल सिग्नेचर जो सिग्नेचर्स हैं वो आईटी एक्ट के रूल्स को फॉलो करके ही किए जाएंगे, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर्स करते वक्त आईटी एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आईटी एक्ट 2000, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट तब होती है अगर जो लेंडर्स हैं वो यहाँ पर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स का यूज करें लोन देने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और डिजिटल कंसेंट को सिक्योर करना जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर को भी सिक्योर करना जरूरी है उनके ऑडिट ट्रेल के साथ। ऑडिट ट्रेल बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज का, तो उसे सिक्योर करके रखना जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होती है? तो लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, ठीक है। तो ए पर्सन ने एबीसी बैंक से 10 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया। कितने का? 10 लाख रुपए का लोन लिया। और ए पर्सन ने अपना घर जो है वो बैंक के पास यहाँ पर गिरवी रख दिया, ओके। अब मान के चलिए कि लोन मेच्योर हो चुका है, एबीसी बैंक पहुंचा ए के पास अपना लोन वापस लेने के लिए। तो ए ने कर दिया यहाँ पर डिफॉल्ट, ए ने कर दिया डिफॉल्ट, ठीक है। अब एबीसी बैंक के पास यहाँ पर राइट है, एबीसी बैंक के पास राइट है कि वो इसके घर को अपने कब्जे में ले ले और इस घर को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर ले, और अगर फिर भी कुछ पैसा कम हो जाए तो ए पर्सन से बाकी का पैसा रिकवर कर ले। अब क्वेश्चन उठता है कि बैंक ये काम कितने दिनों तक कर सकता है, मतलब कि कितने टाइम पीरियड में ये काम उसे करना पड़ेगा। जैसे अगर बैंक कोर्ट में केस कर रहा है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर उसे कोर्ट में केस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के अंदर हर डॉक्यूमेंट को एनफोर्स करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर डिमांड प्रॉमिसरी नोट है, डिमांड प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? जहां पर बॉर्बर डिमांड लोन लेता है। डिमांड लोन ऐसा लोन होता है जो कि बैंक जो है वो डिमांड करके वापस मांग सकता है। तो डिमांड प्रॉमिसरी नोट के अंदर लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 इयर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जैसे ही डिमांड प्रॉमिसरी नोट को एग्जीक्यूट किया था, जैसे मान के चले 2018 में अगर एग्जीक्यूट किया है तो इसके बाद 3 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड होता है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने का। मतलब डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने का मतलब है कोर्ट में केस करके अपना पैसा रिकवर करने का, अगर बॉर्बर ने डिफॉल्ट कर दिया है। तो 2018 से अगर हम गिने 3 साल हमारे 2019, 20 और 21, तो 2021 तक का ही टाइम है बैंक के पास कोर्ट में केस करने का। और ऐसे ही अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की हमेशा एक ड्यू डेट होती है। जैसे अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 1 अप्रैल को यहाँ पर इशू किया गया है और इसकी ड्यू डेट 3 मंथ्स है, तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई यहाँ पर ड्यू डेट है। तो जैसे ड्यू डेट आ गई और ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की है, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक के पास राइट है कि वो ड्यू डेट यानी कि 1 जुलाई के बाद 3 साल के अंदर अंदर में वो केस जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर टर्म लोन एग्रीमेंट है, जैसे कि होम लोन है, तो बॉर्वर ने जैसे ही डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट के बाद 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है बैंक को
कोर्ट में केस करने का और डॉक्यूमेंट्स को एनफोर्स करवाने का। उसके बाद मोर्टगेज की अगर हम बात करें तो वहां पर 12 महीनों का टाइम, 12 सालों का टाइम जो है वो मिलता है, यानी कि ड्यू डेट के बाद जैसे ही आपका मोर्टगेज का जो टर्म है वो मेच्योर हो गया, जैसे 5 साल के लिए आपने लोन दिया था, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद 12 साल का टाइम मिलता है बैंक को एग्जीक्यूट करने का डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर। अगर मोर्टगेज प्रॉपर्टी पोजेशन, अगर जो बैंक है वो प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेना चाहता है, तो उसके लिए भी 12 साल का टाइम पीरियड मिलता है। जैसे ही बैंक का राइट हो गया है प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेने का, बैंक के पास राइट आ चुका है, तो जिस दिन राइट आ गया है, जैसे अगर 2012 में राइट आ गया है, तो 2012 के बाद 12 साल के अंदर अंदर में बैंक को प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ गारंटी के केस में जब यहां पर गारंटी डिटरमाइन हो चुकी है, जैसे अगर गारंटर था ए, ठीक है, जैसे ए बॉर्बर था, बी गारंटर था, तो ए ने यहां पर डिफॉल्ट कर दिया, अब बी को पेमेंट करनी पड़ेगी एज अ गारंटर। तो जैसे ये डिटरमाइन हो गया कि गारंटर को अब पेमेंट करनी है, तो जिस दिन डिटरमाइन हुआ है, जैसे 2015 को डिटरमाइन हुआ है, तो उसके अगले 3 सालों के अंदर अंदर में बैंक जो है इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। उसके बाद अगर फोर क्लोजर बाय मोर्टगेज है, अगर मान के चलिए बैंक जो है वो प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर करना चाहता है मोर्टगेज लोन के केस में, तो 30 सालों का टाइम मिलता है। उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करें, अगर कोई कोर्ट है उसने यहाँ पर कोई भी ऑर्डर दिया, जैसे मान के चलिए जो कोर्ट का ऑर्डर है वो बैंक के हक में है, यानी कि कोर्ट ने बोला है बॉर्बर को कि आपको बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये जो कोर्ट की जो जजमेंट है उसको डिक्री जिस दिन आई थी, जिस दिन फैसला दिया गया था, फैसला देने के बाद 12 सालों के अंदर अंदर में उसे एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर फ्रॉड रिकवरी है, फ्रॉड रिकवरी है, तो जैसे ही अगर मान लो कोई भी फ्रॉड हुआ है बैंक या फिर कस्टमर के साथ, तो जैसे ही फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, डिटेक्शन के बाद 3 साल के अंदर अंदर में केस करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपील की, हाई कोर्ट के पास अगर आपको अपील देना है, अपील करना है, तो जब कोर्ट की डिक्री आई है, जजमेंट आई हो, उसके 90 डेज के अंदर अंदर में आपको अपील करना पड़ेगा। अगर कोई अदर कोर्ट है हाई कोर्ट के अलावा, तो 30 डेज का टाइम पीरियड है। और अगर मनी पे किया गया है बाय मिस्टेक, तो जैसे ही डिस्कवरी हो गई है कि आपने बाय मिस्टेक मनी पे कर दिया है, तो जिस दिन डिस्कवरी हुई है उसके 3 साल के अंदर अंदर में आपको कोर्ट केस जो है वो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड है वेरियस ट्रांजेक्शन के केस में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गए तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ गारंटर। गारंटर के लिए भी यहाँ पर लिमिटेशन होता है। यूजली देखो जैसे ही गारंटी टर्मिनेट होती है या फिर जो गारंटर है वो पेमेंट करने से मना कर देता है, तो जब रिफ्यूजल होती है या फिर जब गारंटी टर्मिनेट होती है, उसके बाद 3 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर नॉर्मली यूजली मिलता है बैंक को कोर्ट में केस करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एडवाइजेबल टू ऑब्टेन गारंटर एक्नॉलेजमेंट। अगर जो गारंटर है वो कह रहा है कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दीजिए, तो वहां पर गारंटर से एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में लेना जरूरी होता है। ठीक है। अब गारंटर की जो लायबिलिटी होती है वो बॉर्बर के इक्वल होती है। जैसे बॉर्बर को अगर 10 लाख पे करना है तो गारंटर को भी 10 लाख पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही बॉर्बर डिफॉल्ट करता है, तो बैंक जो है वो डायरेक्टली गारंटर से अपना पैसा ले सकता है और गारंटर के खिलाफ अपना केस जो है वो कर सकता है कोर्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, यानी कि लिमिटेशन पीरियड को अगर हमें एक्सटेंड करना तो हम कैसे कर सकते हैं। तो कई सारे मेथड हैं, जैसे कि डेट को एक्नॉलेज कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक बॉर्बर है, ठीक है, उसने डिफॉल्ट किया 2015 को, और बैंक उसको बोलता बोलता रह गया कि आपने लोन लिया था वो रिपे करिए। तो बॉर्बर पहले तो बोल रहा था कि नहीं नहीं मैंने लोन नहीं लिया, मैं रिपे नहीं करूंगा। उसके बाद आखिरी में बॉर्बर ने हार मान के बोला 2016 में कि हाँ यार मैंने आपसे डेट लिया था, मैं आपको रिपे कर दूंगा। ठीक है। तो यहां पर उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर 1 साल लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो गया। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली जो लिमिटेशन पीरियड है वो 2015 से स्टार्ट होता। जैसे अगर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है तो 2015 से 2018 तक होता। पर जैसे ही बॉर्बर ने डेट को एक्नॉलेज कर लिया, अब यहां से जो लिमिटेशन पीरियड है वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि अब जो लिमिटेशन पीरियड 2016 से स्टार्ट होगा, यानी कि अब ये 2019 तक जो है लिमिटेशन पीरियड जो है वो चलेगा। ठीक है। तो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बॉर्बर तो 2015 तक बोला कि मैंने तो डेट लिया ही नहीं है, 2016 में हार कर 50% पेमेंट कर दी, तो ये भी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो फिर से यहाँ पर जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद है फ्रेश प्रॉमिस टू पे। तो अगर यहाँ पर मान के चलिए बॉर्बर ने एक नया डिमांड प्रॉमिसरी नोट बनाया है,
ठीक है, या फिर रिलायबल लेटर जो है वो दिया है तो वहां से भी लिमिटेशन पीरियड 3 साल एक्सटेंड हो जाता है। और अगर बैलेंस शीट एक्नॉलेजमेंट हुई है, यानी कि अगर जो कंपनी है उसने डेट को एक्नॉलेज कर लिया है, तब भी लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम लिमिटेशन पीरियड। देखो, नॉर्मली लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यूसली रन करता रहता है। जैसे एक जो समय होता है वो लगातार चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, ये मैं बना देता हूं। तो समय कभी भी यहां पर रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही लिमिटेशन पीरियड भी हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। जैसे अगर हम मान के चले कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इसकी ड्यू डेट थी 2015 के अंदर, 2015 के अंदर डिफॉल्ट हो गया, 2015 के अंदर डिफॉल्ट हो गया। तो अब ये यहां से जैसे डिफॉल्ट हुआ ना, ड्यू डेट 2015 के अंदर थी, यहां से चलेगा लिमिटेशन पीरियड और चलता ही रहेगा। पर कुछ ऐसी एक्सेप्शन है जहां पर लिमिटेशन पीरियड पॉज कर जाता है, यानी कि रुक जाता है। पर टाइम के केस में तो ऐसा नहीं है, टाइम तो चलता ही रहेगा। टाइम के केस में कुछ नहीं है, ये पॉज होने ही नहीं वाला है। अब घड़ी बेशक पॉज हो सकती है, उसके अंदर बैटरी उसकी खत्म हो जाए, पर टाइम नहीं रुकता है। पर लिमिटेशन पीरियड के अंदर है एक एक्सेप्शन कि वो रुक जाएगा, वो पॉज हो जाएगा। कब कब पॉज होगा? देखो, अगर कोई लीगल डिसेबिलिटीज है, जैसे अगर मान के चलिए कोई पर्सन जेल के अंदर है, तो वहां से तो वो लोन की रीपेमेंट करेगा नहीं, तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो जेल के अंदर रहेगा तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जैसे अगर एक बैंक है ABC, ठीक है, उसने ए पर्सन को यहां पर लोन दिया और इसने यहां पर कर दिया डिफॉल्ट, और ए पर्सन चला गया जेल में, ठीक है, किसी और रीजन की वजह से। अब ए पर्सन जब तक जेल में रहेगा तब तक ये जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होगा, वो पॉज ही रहेगा। जैसे ही जेल से बाहर आ जाएगा तब जाकर जो है लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर कोर्ट क्लोजर है, जैसे अगर मान के चलिए 15 तारीख को लिमिटेशन पीरियड की लास्ट डेट थी, ठीक, मतलब इस दिन आप कंप्लीट कर सकते थे, 15 तारीख को कोर्ट क्लोज हो गया क्योंकि मान लो उस दिन संडे था। अब क्या होगा? तो देखो, ये भी दिन काउंट नहीं किया जाएगा आपके लिमिटेशन पीरियड के अंदर, आपको एक और दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी अमंग मल्टीपल पार्टीज, जैसे जैसे अगर केस करने के लिए मल्टीपल पार्टीज की जरूरत है, जैसे 5 लोग हैं, उन्हें ए पर्सन पे केस करना है, 5 में से 2 जो है वो जेल में गए हुए हैं, तो 3 अकेले केस नहीं कर सकते। तो इस केस में लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये दोनों जेल से बाहर नहीं आ जाते और पांचों इकट्ठे होकर केस नहीं कर देते। जैसे पांचों इकट्ठे हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे दोनों लोग, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई फ्रॉड और मिस्टेक होता है, अगर कोई यहां पर फ्रॉड और मिस्टेक होता है, तो देखो, फ्रॉड और मिस्टेक होने के बाद फ्रॉड और मिस्टेक होने के बाद जब इसको डिस्कवर किया गया होगा ना, तब से लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। जैसे अगर मान के चलिए एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया और बी पर्सन ने यहां पर क्या किया है, ए पर्सन के साथ फ्रॉड किया है, पर ए पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो केस कैसे करेगा? मान के चलिए लिमिटेशन पीरियड 3 साल था, तो 3 सालों तक इसको पता ही नहीं चला, इसको 3 साल के बाद इसको पता चला। अब क्या ये बेटर रहेगा? नहीं। जब फ्रॉड की डिस्कवरी होगी ना, तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा भाई। 3 साल के बाद से ही 3 साल स्टार्ट होंगे, पहले नहीं होंगे। उसके बाद अगर डिफेंडेंट अब्रॉड गया हुआ है तब भी स्टार्ट नहीं होगा। अगर जिस पर्सन के खिलाफ केस करना है वो अगर अब्रॉड चला गया है, तो जब वो अब्रॉड से वापस आएगा ना, तब लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉर्वर साइनिंग फॉर गारंटर। नॉर्मली देखो, अगर किसी डेट को एक्नॉलेज करना होता है गारंटर को, तो गारंटर ही डेट को एक्नॉलेज करता है, साइन करता है। पर किसी केस में अगर बॉर्वर के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो गारंटर के बिहाफ पर गारंटी को साइन कर सकता है, यानी कि रिवाइवल लेटर या फिर डेट को एक्नॉलेज जो है वो कर सकता है। उसके बाद रेमेडी, लीगल रेमेडी बेरेड बाय लिमिटेशन। अभी तक हमने लिमिटेशन 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 पढ़ा, तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या लिमिटेशन की पीरियड के बाद बैंक अपने सारे राइट्स खो देता है? जैसे अगर एक एबीसी बैंक था और यहाँ पर एक ए पर्सन था, तो एबीसी बैंक ने इसको 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, 10 साल का टाइम पीरियड दिया, 10 साल पूरे हो गए, इसने कर दिया डिफॉल्ट, और केस करना था 3 साल के अंदर में, बैंक ने यहाँ पर केस ही नहीं किया, तो क्या अब ये अब से रिकवर नहीं कर सकता अपना पैसा प्रॉपर्टी को सेल करके? नहीं कर सकता है। देखो, लिमिट, अब ये कोर्ट में केस नहीं कर सकता, ये कोर्ट में बैंक जो है वो केस नहीं कर सकता, पर इसके पास सेटअप राइट्स हैं। यानी कि अगर मान के चलिए इसके पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, जैसे गोल्ड प्लेज किया हुआ था, तो गोल्ड को ये सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अगर कोई बैंक डिपॉजिट था तो उससे भी अपने अमाउंट को एडजस्ट जो है वो कर सकता है, सेटअप कर सकता है।
ठीक है, अब समरी तो हमने वैसे पढ़ ही ली है। उसके बाद नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एनफोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। देखो, जब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जैसे अगर ए और बी दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट किया गया है और इसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, तो ये डॉक्यूमेंट कहता है कि दोनों पार्टीज को अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे अगर ए एक बैंक है और बी एक कस्टमर है और इसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए 10 लाख रुपए इसे देगा और बी को 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, और लास्ट में जब मेच्योर हो जाएगा लोन तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इनमें से एक भी पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते, तो इन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके हम दूसरी पार्टी को फोर्स कर सकते हैं कि आप अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें। जैसे अगर बॉर्बर ने डिफॉल्ट कर दिया, ये अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जो बैंक है वो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से बॉर्बर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है और कोर्ट के थ्रू इसको फोर्स कर सकता है कि ये अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे और ए पर्सन को सारा का सारा जो पैसा है वो यहाँ पर वापस करे। तो डॉक्यूमेंट्स को कब एनफोर्स किया जाता है, तो सबसे पहले अगर बॉर्बर की डेथ हो गई है, ठीक है, जैसे ही बॉर्बर की डेथ हो जाती है तो बॉर्बर की जो अकाउंट होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, और उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर अकाउंट को स्प्लिट भी कर दिया जाता है। जैसे अगर एक से ज्यादा बेनिफिशियरीज है, लीगल हायर्स हैं, तो अकाउंट को स्प्लिट कर दिया जाता है ताकि सभी लीगल हायर्स को उनका हिस्सा दे दिया जाए। लीगल हायर्स जो है वो लाइबल होते हैं बोरवर के लोन की रिपेमेंट करने के लिए, पर ध्यान रखना है कि जो लीगल हायर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी एसेट से लोन की रिपेमेंट करेंगे जो उसे इनहेरिटेड के थ्रू मिली है। जैसे अगर मान के चलिए एक ए पर्सन था, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और इसने टोटल बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था, और ए पर्सन की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एक लीगल हायर बी को ट्रांसफर हो गई है और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो 8 लाख है। तो बी इस लोन को रिपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर ये सिर्फ 8 लाख रुपए का ही लोन रिपे करेगा क्योंकि एसेट की वैल्यू 8 लाख ही है। यानी कि ये पर्सनल एसेट से, अपनी पर्सनल एसेट से लोन की रिपेमेंट जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके लीगल हायर्स है, गारंटर्स है, उनको उनसे डेट की एक्नॉलेजमेंट लेनी है, और जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। कई केसेस में जो हायर्स है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मैं अपने जो भी बॉर्बर है उसकी सारी की सारी जो लाइबिलिटी है उसकी रिपेमेंट करूंगा। जैसे एक फेमस मूवी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, शायद सन ऑफ सत्यमूर्ति है, अल्लू अर्जुन की मूवी है, उसके अंदर भी होता है कि फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट होता है, तो जो सन होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो खुद को इंस्टॉलमेंट वगैरह डिक्लेयर कर दे और डेट का पैसा रिपे करने से मना कर दे। पर उसके अंदर का ज़मीर था कि नहीं, मुझे अपने पापा के लिए ऐसा नहीं करना है, पापा की इज्जत की सवाल है। तो उसने क्या किया, सारा जो भी डेट वगैरह था उसकी रिपेमेंट कर दी और उसकी वजह से वो सड़क पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ खुददार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं सारा का सारा लोन की रिपेमेंट जो है वो करूंगा। लीगल हायर्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसके डेट भी तो उसी को मिलेंगे। तो उस केस में वो लीगली वेटेड डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं और पूरी की पूरी लोन की रिपेमेंट कर सकते हैं अपनी पर्सनल एसेट्स की हेल्प से भी। उसके बाद अगर डेथ की गारंटर हो जाती है तब भी यहाँ पर एनफोर्समेंट किया जाता है डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले देखो, जो रनिंग अकाउंट है जिसकी गारंटी दी होती है गारंटर ने, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, उसको अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड पोर्शन में स्प्लिट कर दिया जाता है। उसके बाद अकाउंट को रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि क्या प्रीवियस पर्सन की गारंटी से काम चल जाएगा, क्योंकि वो पर्सन तो मर चुका है। तो अगर आप बॉर्बर ने डिफॉल्ट किया तो बैंक को कोई पैसा मिलने नहीं वाला गारंटर से, क्योंकि वो पर्सन तो मर चुका है। तो क्या बैंक को फ्रेश गारंटीज की जरूरत है? अगर जरूरत है तो वो फ्रेश डॉक्यूमेंट्स बनाती है और बॉर्बर कहते हैं कि आपको हमें फ्रेश गारंटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपकी फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलिए कि गारंटी नहीं मिलती है बैंक को, तो उस केस में जो है लीगल एक्शन लिया जाता है बॉर्बर के खिलाफ और उससे अपना पैसा जो है वो रिकवर किया जाता है। ठीक है, और लीगल हायर से भी जो है वो पैसा लिया जा सकता है। फिर आता है गारंटर डिस्चार्ज वैन। देखो, एक गारंटर कब डिस्चार्ज हो जाता है, अपनी गारंटी से मुक्त हो जाता है। तो देखो, अगर गारंटर के कंसेंट के बिना टर्म एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो यहां पर गारंटर डिस्चार्ज हो जाता है। अगर बॉर्बर को ही बैंक रिलीज कर देता है, यानी कि बॉर्बर को बोलता है कि अब हम आपसे, हमें कोई भी डेट नहीं लेना, आप जाइए, आप फ्री, आपको कोई रीपेमेंट नहीं करनी है, तो गारंटर अपने आप ही फ्री हो जाता है। उसके बाद गारंटर जो है, अगर गारंटर के अप्रूवल के बिना एक्सटेंशन दी जाती है बॉर्बर को, यानी कि उसको उसका जो लोन को रिपेमेंट करने का जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया जाता है, तब भी वो अपने आप ही
डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद गारंटी एंड्स में, गारंटी एंड कब हो जाती है? देखो, अगर गारंटर की डेथ होगी तब गारंटी का एंड हो जाएगा। अगर गारंटी को गारंटर ने एक्सप्लिसिटली रिवॉक कर लिया और बोला कि अब मुझे गारंटी जो है वो नहीं देनी है, तब यहाँ पर एंड हो जाएगा। अगर बैंक ने अपना लोन बोरोवर से वापस मांग लिया है, और तब यहाँ पर गारंटी एंड हो जाएगी। और उसके बाद अगर गारंटर इंसॉल्वेंट बन जाता है, तब भी यहाँ पर गारंटी जो है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एट एग्जीक्यूशन, यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले देखो, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का आ, मतलब कि कोई भी डिटेल छूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिल इन द जो ब्लैंक्स होते हैं ना, उसको आपको नीटली और यूनिफॉर्म हैंडल राइटिंग के अंदर जो है फिल करना है, मतलब कि ज्यादा कटिंग वगैरह नहीं करनी, अच्छा इंक यूज करना है। जितने भी अल्टरेशंस हैं, जितने भी चेंजेस किए गए, उसको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट करना है, बोरोवर से पूछना है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स को जो एग्जीक्यूट किया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिसर्स की प्रेजेंस में ही किया जा सकता है, बोरोवर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बाद। और जो हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर स्टाइल है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंसिस्टेंट होना चाहिए, और फुल सिग्नेचर्स ही करने पड़ेंगे ईच पेज के ऊपर सेपरेटली, कोई भी इनिशियल्स यूज नहीं किया जाएगा। जो इलिटरेट बॉर्वर्स हैं, जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, पढ़ना नहीं आता है, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज है, तो उस केस में उन्हें डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, यानी कि उन्हें डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में बताना जरूरी होता है। उसके बाद ही उसके साइन लिए जाते हैं। उसके बाद अननेसेसरी असिस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके ऊपर हायर स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन की जो डेट और प्लेस है, उसको यहाँ पर क्लियरली जो है वो मेंशन करना है। और जो जो एग्जीक्यूशन डेट है, उसे इनिशियल डिसबर्समेंट के साथ जो है वो मैच करना चाहिए। जो पावर ऑफ अटर्नी है, उसे भी रजिस्टर करवाना जरूरी है विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज, अगर उसकी जरूरत है तो। और जितने भी यहाँ पर ऑल एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से अपने पास बैंक को मेंटेन करके जो है वो रखना जरूरी है। जब भी कोई अमाउंट भरी जाएगी, तो अमाउंट के बाद ओनली वर्ड लिखने से हमें बचना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं लिखना चाहिए। जो अटर्नी होल्डर्स हैं, ठीक है, जो अटर्नी होल्डर्स हैं, वो नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, हालांकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइडली जो है, जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको बैंक प्राइमेसिस के अंदर ही जो है एग्जीक्यूट किया जाता है इन सिटिंग, जब ऑफिशियल्स आर के अंदर। पर कई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको डिफरेंट डेट प्लेसेस में अगर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो उसे क्लियरली रजिस्टर में रिकॉर्ड करना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर समरी टेबल की बात करें, कुछ की हाइलाइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो, जो बोरोवर का डेथ है वो, उसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लीगल हायर जो है वो इनहेरिटेड एसेट लिमिट्स के तहत लोन को रिपेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गारंटर की डेथ की वजह से फ्रेश गारंटी की जरूरत पड़ती है, लीगल एक्शन भी लिया जाता है विद इन 3 ईयर्स। और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की एग्जीक्यूशन की जाती है, उसकी कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और यूनिफॉर्मिटी को चेक करना यहाँ पर जरूरी होता है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन, वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर को पढ़ा, हमने समझा कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स एक बैंक अपने कस्टमर के साथ परफॉर्म करता है और एग्रीमेंट करता है। डॉक्यूमेंट्स कई तरह के होते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं, पर्सनली लाइबल डॉक्यूमेंट्स और एक चार्ज क्रिएशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक लिमिटेशन पीरियड का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। और अगर आप यहाँ पर सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आप हमारे लाइव सेशंस को डेली बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ पर डेली बेसिस पे लाइव सेशन चल रहे हैं सीसीपी के, जहाँ पर हम सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं, और हमारी ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दिया है, तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। तो आज की और हमारी जो अपकमिंग लाइव सेशंस है, उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर जो है वो दबा दीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। सेशन को ओवर करने से पहले आपने हमारे कोर्सेज को ज़रूर एनरोल करना है, जहाँ पर आपको सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, एपीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। और
अभी कोर्स में एनरोल करोगे तो 82% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।